तो एक अच्छा खासा क्रैश आने वाला है। तो इस क्रैश में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स लेने चाहिए, किस तरह के सेक्टर लेने चाहिए। और ये जो वॉर कहते हैं ना कि थोपा गया है इसराइल और यूएसए ने, कोई जरूरत नहीं थी ऑनेस्टली नो। अभी पूरा कहते हैं ना ऑयल मार्केट अभी $85, अगर आप देखें तो ऑयल चला गया है। और जो सोच रहे थे कि 2-3 दिन में शायद ये वॉर खत्म हो जाएगी वीकेंड में, आपने पूरी उनकी टॉप लीग कहते हैं ना पूरी सुप्रीमो को भी मार डाला, उनके साथ बाकी सबको भी मार डाला ईरान के। लेकिन आप देखें तो कहीं ना कहीं बाकी की नीचे की लाइन ये वॉर चालू रख रहे हैं और ये लंबा चलेगा, ऐसा लग रहा है कि काफी लंबा चलेगा और इसके वजह से इम्पैक्ट अच्छा खासा आएगा। आज अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल यूरोप मार्केट बहुत गिरा है। कॉप्सी यानी कोरिया का मार्केट 8% डाउन है। यूरोप मार्केट आई थिंक 3 to 4% डाउन है। निकी 5% डाउन है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 600 पॉइंट डाउन है। तो कल ये एक बड़ा क्रैश आएगा। तो चले बात करते हैं कि इसमें करना क्या है। देखिए अभी हम लोग वॉर की बात नहीं करेंगे, वॉर की तो आप लोग भी जानते हैं कि क्या है। हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो और किस स्टॉक्स में, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, your long term portfolio. I know you don't know what is the bottom, even I don't know what is the bottom, but the thing is you should start investing. और इसलिए स्पेशल ये सेशन रखा है कि आपको बताया जाए कि किस सेक्टर या स्टॉक्स में आपको जा सकते हैं कि जिससे आपको एक अच्छा खासा फायदा भी हो सके, क्योंकि हर एक सेक्टर अलग, देर 25 to 30 मोर देन 30 सेक्टर्स। और हर एक और आपको बहुत ही ध्यान से इन्वेस्ट करना है। तो एक के बाद एक सेक्टर लेते हैं। और आपको कोई सेक्टर के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आपके क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई विल टेक वन बाय वन, but mostly first I'll conclude the things and then if needed I'll take your questions, okay। तो एक के बाद एक लेते तो चलिए ऑयल की पहले बात करते तो ऑयल $85 तो अभी मुझे दिख रहा है। अभी मैं देख लेता हूँ वापस क्या सीन है। 85 तो मैंने लास्ट देखा था। 84 है अभी, करेक्ट 84 के आसपास है। तो ये अभी स्टेट ऑफ हॉर्मस अभी भी बंद है। कब तक चालू होगा पता नहीं है। चाइना ने बोला है कि भाई चालू करो, लेकिन ये ईरान वाले कहते हैं ईरान के हाथ में नहीं है, उनकी जो मिलिट्री है उनके हाथ में है। अब वो कब चालू करेंगे कि पता नहीं। तो शायद चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये अगर 1-2 दिन में नहीं हुआ तो ये ऑयल 95 to 100 जा सकता है। अब जैसे ही ऑयल बढ़ेगा उसके रिलेटेड सेक्टर्स को इम्पैक्ट आएगा। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स कवर करने हैं। So I'll take one by one each sector. So talking about oil, अगर हम लोग बात करें तो अगर ऑयल बढ़ता है तो किसको फायदा होता है गाइस, कैन यू जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। ओएमसी को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा होता है या ऑयल रिफाइनरीज को फायदा होता है, टाइप इन द चैट बॉक्स। क्योंकि देखिए दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जो ऑयल रिफाइनरीज होती है वो नॉर्मली, यस, ऑयल ऑयल कंपनीज को, ओके, यस करेक्ट। सो ऑयल कंपनीज को यानी ऑयल रिफाइनरीज को ज्यादा फायदा होता है इसमें, क्योंकि वो जब प्रोडक्शन करती है। गाइस मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। क्लियर है? देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स, ओके। तो जैसे ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, रिलायंस हो गया, इनको डायरेक्ट फायदा होता है। तो ऑयल कंपनीज को, ऑयल रिफाइनरीज को डायरेक्ट फायदा होता है। तो अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनको फायदा है। लेकिन ओएमसी यानी आपके एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इन सबको प्रॉब्लम है। तो आप ये स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ चुके थे। क्यों? क्योंकि पहले $60 to 70 भाव चल रहा था। उस टाइम पे ऑयल रिफाइनरीज को, सॉरी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा हो, क्योंकि वो जो ऑयल लेते हैं वो ऑयल रिफाइनरी से लेते हैं। तो उनका प्राइस कम होता है, जबकि वो मार्केट में जब बेचते हैं तब आप पेट्रोल पंप में देखिए अभी भी 95-100 रुपीज चल रहा है। करेक्ट। वो इवन दो $60 चला गया, प्राइस वही का वही है। लेकिन एक चीज भी है, अगर ये $120 भी चला गया ऑयल, पेट्रोल पंप के भाव नहीं बढ़ेंगे, वो मैक्सिमम 100-105 के आसपास घूमेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ऑयल ओएमसी को फायदा इससे होता है क्योंकि वो जैसे बाई करते हैं इन लोगों से तो सस्ते में बाई करते हैं, बेचते हैं तो महंगे में। तब ओएनजीसी, रिलायंस, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है। वो कहते हैं ना क्रूड ऑयल बाय करके फिर उसको अलग अलग
ने सेपरेट करते हैं, ऑयल सेपरेट करते हैं, डीजल सेपरेट करते हैं, पेट्रोल सेपरेट करते हैं और फिर वो बेचते हैं। तो उनको वहाँ कंपैरेटिवली उस टाइम पे फायदा हो, क्योंकि अभी उनका मार्जिन बढ़ेगा, ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो वो ओएमसी को ज्यादा भाव में बेच सकते हैं। तो इन लोगों को फायदा होगा, ये क्लियर कट है। तो ये यहाँ आपको थोड़ा ध्यान है, लेकिन ऑनेस्टली पूछूं तो ये कंपाउंडिंग मशीन नहीं है। अगर आप बोलो मैं 5 साल के लिए रखूं, तो आपको एक देखना पड़ेगा कि एक साइकिल होती है, ये 60 से अगर ये 100 जाता है तो वो साइकिल में कमा लेते फिर वापस नीचे आते। तो थोड़ा ध्यान से आपको ओएमसी और ऑयल एक्सप्लोरेशन रिफाइनरीज में ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कौन सी कंपनी चलेगी, कौन सी कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन जो कंपनीज आपकी जो रॉ मटेरियल यूज करती है ऑयल कंपनीज में, कैन यू गिव मी द सेक्टर्स विच आर यूजिंग ऑयल एज ए रॉ मटेरियल? आपको पता है तो आप प्लीज बताइए यहाँ। और इनडायरेक्टली आपको भी नॉलेज बढ़ेगा कि भाई कैसे आपको करना है, कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ नहीं रखना है। यस, पेंट इंडस्ट्री, यस वो ऑयल यूज करती है। पेंट इंडस्ट्री का मेन इंग्रेडिएंट्स ऑयल होता है। ओके, पेंट्स। यस, टायर इंडस्ट्री, परफेक्ट, टायर इंडस्ट्री को भी फर्क पड़ जाता है। यस, ऑटोमोबाइल्स को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव बढ़ते हैं तो डायरेक्टली आपका, कहते हैं ना, सेल थोड़ा कम हो जाता है ऑटोमोबाइल, लेकिन थोड़ा इम्पेक्ट तो आता है। ठीक है। तो यस, टायर, एविएशन इंडस्ट्री, परफेक्ट, एविएशन को तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों? अभी चलो पहले पेंट इंडस्ट्री लेते हैं। देखो पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स और नेरेले को और वो सब में, अगर आप मुझे फॉलो करते हो कितने टाइम से, मैं पहले से बोलते हैं और मैं 3 साल से बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म अगर यूट्यूब में आ गए, मैंने 3 साल से जर्नी मेरी चालू हुई है, 3 या 4 साल पकड़ लो। और जब से वो न्यूज आई थी कि बिरला ने एंट्री ले रहे, तब से मैं बोल रहा हूँ कि पेंट इंडस्ट्री में मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक तो कंपटीशन ज्यादा है। पिछले 2 साल में 15 से 20% पेंट इंडस्ट्री के सभी के मार्जिन कम हो रहे हैं, क्योंकि बहुत डिस्काउंटिंग हो रहा है। तो अभी वो बचे हुए क्यों थे? क्योंकि ऑयल नीचे था। ऑयल नीचे था तो आपका मार्जिन, कहते हैं ना कि अच्छा रहता है। हाँ, डिस्काउंटिंग करते हैं, अच्छा रहता है, लेकिन अभी मार्जिन का भी प्रेशर और कंपटीशन का प्रेशर हो तो मार्जिन डाउन जाता है। तो पेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। टायर इंडस्ट्री जो बहुत ही अच्छी चली अभी, अगर आप देखो तो अपोलो टायर देख लो, जेके टायर से लेके आई थिंक सभी टायर्स कंपनी बहुत ही अच्छी चली है। अभी थोड़ा इसके वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो टायर इंडस्ट्री में प्रॉफिट बुकिंग, आप बोलोगे टायर इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा वेट करो, जल्दी मत करो इन सब। पेंट इंडस्ट्री में मैं टोटली ना बोल रहा हूँ मत एंटर करना, सस्ते में मिल रहे तो भी एंटर मत करो। ठीक है? अगर अगेन ये मेरा व्यू है गाइस, प्लीज अपना, मैं सेबी रजिस्टर हूँ तो मैं मेरा व्यू बोल रहा हूँ, प्लीज खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। ओके, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो हम लोग जब पोजीशन लेते तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो हमारी पोजीशन हो सकती है। ठीक है। तो और मैं गाइस, हमारे काफी मेंबर्स और नॉन मेंबर्स भी आज हुए, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये जो फॉल आ रहा है उसको मिस करना नहीं। हाउ मेनी आर गोइंग टू इन्वेस्ट देन? जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। देखो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, 5,000 डालना है 5,000 डालो, 10 लाख डालना है 10 लाख डालो। फॉल आएगा उसका यूज करो। ठीक है? क्योंकि ये जो वॉर आता है, वॉर थोड़े टाइम तक रहेगा फिर चला जाएगा। ठीक है? मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, पूरी दुनिया लगी हुई है। अब अर्नब गोस्वामी की सुने, तो अर्नब गोस्वामी ने तो बोल दिया है कि भाई ये फर्स्ट फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 है। अभी अगर आपने सुना हो तो, आप लोग रिपब्लिक टीवी सुनते हो तो, क्यों? क्योंकि इसमें 12 से 14 कंपनी ऑलरेडी कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसमें से सब मिडल ईस्ट कंट्रीज है। अभी फ्रांस भी एंटर हो रहा है, फ्रांस ने भी चालू किया है। ब्रिटेन ने ना बोल दिया है, चाइना साइड में है, चाइना अभी भी दूर से बोल रहा है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। रशिया ऐसे बैठ गया क्योंकि रशिया की प्लेट फूल है, वो यूक्रेन से वॉर करके हुए बैठा हुआ है। इंडिया चुपचाप बैठा हुआ है कि साइड लाइन से देख रहा है ऐसे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पाकिस्तान को धकेला गया है अंदर। पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ क्या हुआ पता है आपको? कि सऊदी के साथ कितने, आपको शायद पता होगा, 2 महीने पहले सऊदी के साथ इन्होंने डील की थी कि भाई, एक ट्रीटी की थी कि किसी एक कंट्री में भी, या तो सऊदी या पाकिस्तान में अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर एज अ वॉर फॉर बोथ ऑफ द कंट्री।
ये क्यों किया था पाकिस्तान ने? कि इंडिया से बचने के लिए, कि कल उठ के इंडिया ने अगर वॉर डिक्लेयर कर दी तो भाई सऊदी उनको बचाने आए। ठीक है। और सऊदी ने क्यों किया पाकिस्तान के? भाई पाकिस्तान एक लौता कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। कोई भी मिडल ईस्ट कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। ये ईरान करना चाहता था, उसके उसके वजह से ये सब हुआ। ओके। तो ये सब वजह से ना दोनों की ट्रीटी हुई। और अभी क्या हुआ है कि सऊदी के अंदर बॉम्ब फूटे तो सऊदी एंटर करे, तो सऊदी ने बोला भाई आजा, पाकिस्तान को बोला अभी हमको हेल्प करो। तो भाई उनके पीएम को भी कुछ फाइटर प्लेन वहां भेजने पड़े। हाउ मेनी नो दिस? यू नो दिस देन जस्ट आई वाई फॉर यस। तो ये चीजें हो रही है अभी। तो पाकिस्तान भी अभी थोड़ा धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा है एक्चुअली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी एक तरह से मिनी वॉर चल रही है। सो अभी धीरे धीरे पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। तो इनडायरेक्टली इतनी सारी कंट्रीज है, तो इट्स अ बिग मैटर, इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर। और ईरान ने क्या किया, पूरे मिडल ईस्ट में बॉम्ब छोड़ के सबको अंदर ला दिया। चलो मैं उस जगह पे नहीं जाता, वापस मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ। लेट मी कम बैक टू द स्टॉक्स। कहाँ थे भाई, कौन से स्टॉक्स में थे? मैं भी भूल गया कौन सा सेक्टर था। सॉरी, मैं प्लान करके नहीं आता हूँ तो इसलिए। लास्ट सेक्टर कौन सा था हम लोग डिस्कस कर रहे थे? आई थिंक हम लोग बात कर रहे थे एविएशन इंडस्ट्री, हाँ, टायर इंडस्ट्री। सो टायर इंडस्ट्री में अगर आप देखो ना तो कहीं ना कहीं आगे जाके डिमांड आएगी। तो लेकिन अभी मत करो, अभी थोड़ा रुक जाओ। टायर इंडस्ट्री इज बेटर देन पेंट इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री दूर रहो, दूर रहो। और ये इंडिगो विंडिगो तो टच ही मत करना। इंडिगो हमने तो पहले ही सेल बोल दिया हमारे मेंबर्स को, हमारे पास था। लेकिन जब से वो डीजीसीए के साथ वो पंगा हुआ था ना, उनकी जो सस्पेंशन हुई थी फ्लाइट, और गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ गई। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई एक एयरलाइन की मोनोपोली ना हो। तो तब से हमने सेल बोला है, और मैं अभी भी कायम रहता हूँ। ये अगर नीचे आता है लेना मत। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। पता नहीं है कब वॉर खत्म होगी, पता नहीं है कब चालू होगा। इनको इतना ऑपरेशनल कॉस्ट आएगा, इतना खर्चा आएगा कि हालत टाइट हो जाएगी। एयरपोर्ट से भी दूर रहना, अभी एयरपोर्ट से भी थोड़ा दूर रहना। जैसे जीएमआर एयरपोर्ट से एंड ऑल दैट, अदानी एयरपोर्ट से, लेकिन वो अदानी एंटरप्राइज में आ जाता है। स्पाइस जेट हो या उन सबसे दूर रहो। जेट फ्यूल के भाव बढ़ेंगे तो वो भी एक पंगा है, तो उसके वजह से भी इनके मार्जिन को डायरेक्ट इम्पेक्ट आएगा। तो एविएशन इंडस्ट्री को भूल जाओ अभी, और लेना भी मत। क्योंकि इंडिगो का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। पहले जब तक गवर्नमेंट पीछे नहीं थी तब तक ठीक था। गवर्नमेंट एक बार अभी पीछे हो गए, वो चाहती है कोई इंडस्ट्री हो रहा है। इनडायरेक्टली वो एयर इंडिया को चाहते थे। देखो ये सब ऐसे नहीं होता है। डीजीसीए का वो जो फियास्को हुआ था अभी बीच में, जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, कहीं ना कहीं था बैकएंड। अब छोड़ो वो चीजें, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट फिर मैं बोलूंगा, फिर अननेसेसरी पंगा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऑयल बढ़ रहा है या एयरलाइंस कैंसिल हो रही है, तो वो प्रॉब्लम। दूसरा क्या होगा कि इसके वजह से ये जो मिडल ईस्ट में इशू हुआ, तो काफी लोग, ये समर वेकेशन आ रहा था, समर वेकेशन आ रहा था, यानी काफी लोगों ने दुबई का प्लान किया होता है। आप लोगों को भी पता है मिडल ईस्ट में घूमने का प्लान मोस्टली दुबई ही होता है ज्यादा तो। और कहीं ना कहीं बाकी सब यूरोप कंट्रीज एंड ऑल दैट काफी प्लान कैंसिल होंगे। अब ये मार्च महीना तो चल रहा है, मार्च और अप्रैल में आपको भी पता है कि बच्चों की एग्जाम खत्म होती है, बाद में सब लोग घूमने जाते हैं, एक एक महीने पहले बुकिंग हो जाती है। अब ये पता नहीं ये वॉर कब तक चलेगी। तो इसका इम्पैक्ट भी बड़ा होगा, टूरिज्म पे बड़ा होगा, इंटरनेशनल टूरिज्म पे। मैं इंडिया के टूरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। चांसेस ऐसा है, आई मे बी रॉन्ग, कि इंटरनेशनल टूरिज्म कम हो और फ्लो पूरा इंडिया टूरिज्म में आ जाए। यानी आप गोवा ज्यादा घूमने चले गए, या आप राजस्थान घूमने चले गए, या आप केरला घूमने चले गए, तो शायद चांसेस है कि वो डाइवर्ट होके भाई अभी बाहर नहीं जाना है, इतने पंगे चल रहे हैं, अभी छोड़ दो। क्योंकि क्या होता है कि समझ लो ये 10 दिन में या 15 दिन में, मुझे तो लग रहा है 1 महीने से ज्यादा वॉर चलेगी। जिस तरह से ईरान पीछे पड़ा हुआ है, ईरान यानी बैक ऑफ नहीं कर रहा है। तो अगर ये लंबी वॉर चलती है, ओके, और तो क्या होता है, तो भी आपको कॉन्फिडेंस है। दुबई भी इतनी इतने बॉम्ब गिर गए, या जो भी ड्रोन छोटे छोटे अटैक हुए, लेकिन हुए तो सही ना। तो हिम्मत नहीं होती लोगों की जाने की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो शायद इंडिया टूरिज्म के तरफ जाएगा। तो
इंटरनेशनल जो आपके थॉमस कुक एंड ऑल दैट नो, उनको प्रॉब्लम आएगी। तो ये यात्रा ऑनलाइन और वो सब है ना, उनसे दूर रहो, उसको अभी टच मत करो। टूरिज्म को अभी टच मत करना। इंटरनेशनल, हाँ, लोकल टूरिज्म में जाएगा। लोकल टूरिज्म में क्या हो सकता है कि आपका फायदा होगा, होटल्स को होगा। जैसे आपके इंडियन होटल हो गए, आईटीसी हो गया या लेमन ट्री हो गया एंड ऑल दैट नो, क्योंकि सडनली आपका पूरा पब्लिक यहाँ आ रहा है। अब पब्लिक कहीं तो घूमने जाएगी ना, बच्चे बोलेंगे यार चलो दुबई टूर आपने कैंसिल किया तो हमें कहीं तो ले जाओ। तो भाई आप राजस्थान चले जाओगे, आप केरला चले जाओगे, या कहीं द्वारका चले जाओगे, या अयोध्या चले जाओगे। तो चांसेस ऐसा है कि इंडियन टूरिज्म बढ़ जाए। हाउ मेनी एग्री विथ मी? देन जस्ट टाइप ए फॉर एग्री। जस्ट टाइप ए फॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो उस तरह से थोड़ा देखो, उस तरह से देखो कि हाँ चांसेस इन लोगों के अभी बढ़ रहे हैं कि वो देखे, क्योंकि समर वेकेशन आ रहा है, पीक सीजन था ये। बेसिकली ये जो युद्ध हुआ ना, ये बहुत ही खराब समय पे हुआ है। तो चांसेस ये है कि आपका इंडियन टूरिज्म बढ़े, तो वहां फोकस करो, और उसमें भी खास फोकस करो होटल्स को। होटल हमारे भी मॉडल पोर्टफोलियोज में हमने बहुत सारी होटल्स लेके रखी हुई है। तो वो होटल्स पे फोकस करो, और हमारे मेंबर्स भी काफी है। तो वहाँ देखो, वो एक अच्छी चीज दिख रही है, तो होटल्स आप देखिए, वहाँ चांसेस ज्यादा है कि बढ़े। ठीक है, रही बात, चलो और एक की बात करते हैं, जैसे बैंक्स एंड एनबीएफसी। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको लेना देना नहीं है, उन्होंने कोई बाहर लोन दी नहीं है। ठीक है, तो बैंक्स एंड एनबीएफसी जो स्टेडी है वही चलेगा। चांसेस ये है कि अगर अगर जैसे ये युद्ध ज्यादा चला, और अ, अब कितना सही है कितना गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अभी ट्विटर में पढ़ा था कि भाई फेड से अगर स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, तो इनडायरेक्टली फायदा होगा। तो बैंक्स एंड एनबीएफसी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा डोमेस्टिक है, तो उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक फर्क इनडायरेक्टली पड़ सकता है कि अगर ऑयल ऊपर जाता है, अगर ऑयल ऊपर रहता है, अगर, तो उसके वजह से कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट कम होता है। अगर प्रॉफिट कम होता है तो आगे जाके एनपीए बढ़ सकते हैं। तो वो लेकिन लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि भाई आज आपका ये बढ़ा, ऑयल बढ़ा और कल एनपीए चालू हुआ, ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। तो अभी तो मुझे एक दो क्वार्टर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और अगर आप देखो, पीएसयू बैंक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे रही है, यानी प्राइवेट बैंक से भी अच्छा दे रही है। एनबीएफसी भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो वहां फोकस करो, वहां कोई दिक्कत नहीं दिख रही है अभी। तो बैंक्स और एनबीएफसी आई थिंक इट्स अ गुड। लेकिन जैसे मैंने बोला, आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन अगर ऊपर जाने लगे तो क्रेडिट ग्रोथ क्या होता है, कि क्रेडिट ग्रोथ कब बढ़ेगा, जब आपका इन्फ्लेशन कम होगा एंड ऑल दैट, जब कंपनियां प्रॉफिट बनाएंगी तो वो क्रेडिट ग्रोथ आपका बढ़ता है। लेकिन अगर अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ कम होता है, तो क्रेडिट ग्रोथ कम होता है तो इनका प्रॉफिट कम होता है। सब सब इट्स ऑल इन अ सिस्टम। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, बट दैट विल टेक सम टाइम। ओके, तो उस पे आप थोड़ा ध्यान रखना। अब भी एक बार बात करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे सेक्टर कवर करने हैं, फिर मैं वापस इन सब सेक्टर्स पे आऊंगा, लेकिन मुझे हो सके उन्हें सेक्टर कवर करने हैं। अभी गाइस, बाय द वे, वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? देन जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स, लिखना है तो लिखते जाना। ओके, तो ये, हाँ ओके, तो वो लिखना है तो लिखते जाना, तो आपके लिए फायदा होगा। अभी बात करते हैं अपने एफएमसीजी सेक्टर पे। एफएमसीजी में क्या है? एफएमसीजी में क्या होता है कि अगर ऑयल का भाव बढ़ा तो आपका रॉ मटेरियल का भाव बढ़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि ऑयल 60 to 70 के बीच में चल रहा था, इसलिए उसमें इशू नहीं आ रहे थे। अभी क्या हुआ है कि अगर ये ऑयल बढ़ गया, और ये जैसे अभी तो $85 चले जब हम लोग बात कर रहे हैं, और
वापिस आगे जाके 90 100 के ऊपर गया तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इन सभी एफएमसीजी कंपनीज के मार्जिन कम होंगे और इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा। दैट इज वेयर एफएमसीजी विल इन प्रॉब्लम। इस बार लास्ट टाइम क्या हुआ कि जीएसटी रैशनलाइजेशन आया, लेकिन जीएसटी रैशनलाइजेशन को एफएमसीजी में फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो एडजस्टमेंट हुआ वो क्वार्टर में आपको उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी। लेकिन आगे जाके चांसेस ये है कि ऐसा लग रहा था कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ऊपर से ये वॉर आ गई। तो मैं न्यूट्रल हूँ, आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एफएमसीजी। ओके, क्योंकि अगर आप देखो एचयूएल देखो, आईटीसी देखो या नेस्ले देखो, इनका ग्रोथ कितना है, 4 से 6% का। और जबकि आपका जीडीपी 7 8% से ग्रो कर रहा है। 15 20% का सेल्स ग्रोथ ना हो तो जाने का मतलब नहीं, तो 15 20% का वॉल्यूम ग्रोथ हो तो ऐसी कंपनी में जाओ। ओके, तो मुझे यहाँ एफएमसी में बहुत ही कम कंपनी दिखती है जो ऐसे ग्रोथ देखे। और इसी दैट इज वन ऑफ द रीजन हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी मैंने रैली कुछ 2 3 ही एफएमसीजी स्टॉक दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए, क्योंकि मुझे वहां ग्रोथ दिख रही है और वो 55 के 60 पे पी है। मुझे लग रहा है कि अभी भी परफॉर्मेंस कम रहेगी। बाय द वे, अगर आपको चाहे तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ये होली चल रहे है तो अभी ये ऑफर भी चला है, 300 रुपीज पर मंथ का। तो वो मैं आपको बाद में लिंक दे दूंगा, लेकिन वो भी आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए वो पोर्टफोलियो अच्छा है, क्योंकि एफएमसीजी में ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच बुलिश। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में या वहां आप देख सकते हो, लेकिन वो भी साइक्लिकल है। एलजी हो गया एंड ऑल दैट, वो थोड़ा महंगा है। लेकिन अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात को, तो वहां आप ये जो ईएमएस सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिक्सन, सिरमा, केन्स, एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोपास, वो सब देखो ना, तो वहां कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। थोड़ा अभी वीक है, लेकिन अगर आपका लंबे समय का होराइजन है कि जैसे 2 साल 4 साल 5 साल, तो ये आपको एक अच्छा खासा वहां मुझे दिख रहा है। क्योंकि एक एक बाजू है आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर का बड़ा इम्पैक्ट है। और आईटी सेक्टर तो मैं क्लियर कट ना हूं, आप लोगों को पता है, इतने टाइम से मेरे साथ हूं मैं, पिछले 1 साल से मैं अपोज हूं और अभी भी अपोज हूं कि आईटी सेक्टर को बॉटम फिशिंग मत करना। एआई का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। ये सब है ना, विंडो ड्रेसिंग होती है, ये जो कहते हैं ना, मैनेजमेंट का आके काम है आपको एंकरेज करना, यानी आपको सब कुछ अच्छा अच्छा बोलना। सब, अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो 3 साल से टीसीएस ने कोई रिटर्न क्यों नहीं दिया, क्यों इन्फोसिस ने 0 रिटर्न दिया? आप देखो कंपाउंडिंग रिटर्न कितना है, बढ़े ही नहीं है भाई। तो बहुत बड़ा है इशू। और अभी भी मुझे लग रहा है 1.5 2 साल तक आपको देखना पड़ेगा, इसमें से विनर कौन निकलेगा। 1 1.5 साल पता चलेगा कि सही में कौन इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। क्योंकि हम लोग जो पहले कहते हैं ना कि सर्विस प्रोवाइडिंग करते थे, वो चला गया है। ठीक है, अभी टूल्स आ गए, एआई टूल्स, जैसे इन्फोसिस ने एंट्रोपिक के साथ कोलैबोरेशन किया, उसके टूल्स हर जगह लगा देंगे। लेकिन बाद में क्या, 2 4 साल बाद जब लग गया, फिर तो वो कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी होते, तो इन्फोसिस का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, प्लस वो मार्जिन भी इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हो। तो बहुत पंगे है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई भी आईटी कंपनीज हो, आप दूर रहो। ओके, कोई भी आईटी कंपनीज हो, दूर रहो। वो ना, इवन कोफोज और परसिस्टेंट क्यों ना हो, मत जाओ ऐसे सेक्टर में जहां आपको पता नहीं है। बहुत सारे, मैं आज आपको 30 सेक्टर से ज्यादा की मैं बात करने वाला हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको आईटी में जाके इन्वेस्ट किया, किसी ने आपके यहाँ बंदूक रख के बोला नहीं कि आपको आईटी में ही डालना है। जहां आपको पता ना चले वहां मत जाओ। ओके, क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। अभी ये मेरा फोर्सफुली बोल नहीं रहा हूं कि आपको जाना चाहिए या नहीं, दिस इज माय ओपिनियन। लेकिन जहां आपको डायरेक्शन देखे वैसे में जाओ तो आपके लिए बेटर रहेगा। जहां आपको क्लू नहीं लग रहा है कि कल क्या होगा, हर रोज नया एक एआई का टूल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो कहाँ अभी देखो एंट्रोपिक को ये अपने ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई निकालो उसको, और बैन लगाने वाले। अभी पता नहीं है इन्फोसिस और एंट्रोपिक का जो डील हुआ उसका भी क्या होगा, मुझे पता नहीं। बट एनीवेज,
अब मैं ये बोल रहा था कि अगर एआई से लोग निकलते हैं, तो एआई से जो लोग निकलेंगे वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, अरे सॉरी, कहीं ना कहीं तो जॉब लेंगे, और जॉब चाहिए उनको। इसलिए गवर्नमेंट फोकस करेगी मैन्युफैक्चरिंग आगे का। मार्क माय वर्ड्स, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। आगे सभी कंट्रीज का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे आने वाला है, क्योंकि एआई जो है ना, नीचे का पूरा लेवल खा जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होगा। इसलिए मैं ईएमएस सेक्टर में बुलिश हूँ कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होगा। तो जैसे हमारे वहाँ एप्पल आए हैं, एप्पल का अभी जैसे आईफोन 17 पूरा इंडिया में बन रहा है, वैसे काफी सारी कंपनीज आएगी और उनका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करेंगे। जैसे सीडीएमओ बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैं फार्मा सेक्टर की अभी बात कर रहा हूँ। वो भी वही है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो लॉरस लैब कर रही है, सिंजीन कर रही है, डीस लेबोरेटरी कर रही है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ईएमएस सेक्टर का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, क्योंकि आईटी वीक होगा तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ठीक है, रोड ब्रिजेस एंड ऑल दैट, लेकिन स्किल्ड लेबर जो होंगे ना वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। और इसलिए जैसे किसी ने मुझे सेमीकंडक्टर, नितिन पवार ने पूछा है कि सेमीकंडक्टर का क्या होगा। सेमीकंडक्टर अनदर चीज है कि जो बढ़ेगा। अभी जैसे अभी माइक्रोन नाम की कंपनी में, तो अहमदाबाद में होते, अहमदाबाद में साणंद है, वहीं 2-3 दिन पहले ही हमारे मोदी साहब इसराइल से वापिस आए और आने के बाद ही युद्ध चालू हो गया वहाँ, बट एनीवेज, और वो माइक्रोन का इनोग्रेशन किया। तो बहुत सारी सेमीकंडक्टर कंपनीज आ रही है। लेकिन अभी से अगर डालना हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट होगा। सीजी पावर जैसा अलग अनदर है, जो कह सकते हैं कि अपना सेमीकंडक्टर यूनिट ओपन कर रहा है, यहीं गुजरात में ही ओपन कर, गुजरात में बहुत टाटा टेक्नोलॉजीज भी ओपन कर, लेकिन इन सब में टाइम लगेगा प्रोडक्शन होने में, निकलने में, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। इतना फास्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, सेमीकंडक्टर भी एक अच्छा है। दूसरा है, अब एआई की बात कर रहे हैं, तो जो आप जैसे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज आप लोग बोल रहे हो, या तो डेटा सेंटर्स की बात करें, वो भी इमर्जिंग थीम है। डेटा सेंटर भी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लेयर, डेटा सेंटर में भी कोई प्लेयर नहीं है। सेमीकंडक्टर में भी एक सिर्फ मोशिप है जो एक प्लेयर है, और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज एआई में एक प्लेयर है। बाकी कोई क्लियर कट एआई का प्लेयर नहीं है, क्लियर कट सेमीकंडक्टर का सिर्फ मोशिप है। आगे जाके ये सब इसमें लोग आएंगे, इसमें और कंपनीज आएंगी। वैसे डेटा सेंटर्स में भी कोई क्लियर कट प्लेयर नहीं है। एक अनंत राज है, जिसका 5% रेवेन्यू ही सिर्फ डेटा सेंटर से आ रहा है। वहां भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एआई इंडिया में डेटा सेंटर्स बहुत खुलने वाले हैं। लेकिन वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लो। ठीक है। तो वो आपको, डेटा सेंटर भी एक बड़ी थीम है, कभी मैं उसके बाद उसके लिए भी बात करेंगे कि डेटा सेंटर्स में कौन सी कंपनी आएंगी। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इमीडिएट उसका रिजल्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा नहीं, और सडनली आपको उससे गेन नहीं होगा, लेकिन हाँ फ्यूचर थीम है। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखें। लेकिन ये सबको, जैसे ईएमएस हो, डेटा सेंटर्स हो, और एआई, उसको एक चीज सबको चाहिए। वो कौन सी चाहिए गाइस? व्हाट इज अ कॉमन फैक्टर अमंग ऑल दिस? विदाउट दैट नथिंग विल हैपन। कैन एनीवन टेल मी? कौन से सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ? परफेक्ट गाइस। पावर। पावर के बिना क्या है? कुछ नहीं है। पावर के बिना कुछ नहीं है। पावर सेक्टर एक बड़ा थीम आएगा, बहुत ही बड़ा थीम आएगा। वी आर प्लानिंग, हम लोग आगे जाके एक का मॉडल पोर्टफोलियो उसके भी बनाए, स्मॉल केस उसका भी एक बनाए, बने हुए दिमाग में। लेकिन पावर सेक्टर अभी भी बहुत वीक है। पावर सेक्टर की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। आपका एआई हो, डेटा सेंटर्स हो, या कुछ भी ले लो, पावर के बिना कुछ नहीं चलने वाला है। बिटकॉइन भी पावर के बिना नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना कि ओपन एआई ने बोला था कि नेक्स्ट 4 साल में उसको 500 गीगावाट की जरूरत पड़ेगी। पावर 500 गीगावाट पता है कितना होता है? हमारा 250 गीगावाट की अभी इंडिया में जरूरत होती है।
250 से 300, सोचो उतना तो सिर्फ ओपन ही है ले लेगा। पावर सेक्टर इज गोइंग टू बी अ बिग सेक्टर, तो उसमें आपके पावर कंपनीज, आपके ट्रांसमिशन जो करते हैं वो, फिर जो पावर मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, बैटरीज होते हैं, ऑल दैट। फिर बेस सुना है, बीस बीस, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं या बीस बोलते, BESS, बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, जो आपका पावर को स्टोरेज करे वो, ये पूरा। और जो एंड यूजर को सप्लाई करती है सिटी सब में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो बहुत ही डिमांड में रहने वाली है। रिन्यूएबल सेक्टर भी आ गया, लेकिन रिन्यूएबल में भी अभी देखो इन सब में मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक थीम है जो बड़ी थीम है, बहुत ही बड़ी थीम है, नेक्स्ट 5-10 साल में वन ऑफ द सेफेस्ट थीम, और वो चली नहीं है। ऑनेस्टली पावर सेक्टर चला नहीं है। अगर आपका 3-4 साल का व्यू है, पावर सेक्टर विल वेरी डू वेरी वेल ऑल दिस। इवन मैं तो बोलता हूँ ये पब्लिक कंपनी भी चलेगी, NTPC हो या PFC REC हो या नो, रिन्यूएबल्स में थोड़ा ध्यान रखना, सोलर कंपनीज में ध्यान के, मैं सोलर कंपनी में बिल्कुल ही बुलिश नहीं हूँ। ओवर सप्लाई है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आई डोंट नो कितने लोग मुझे वीडियो में यूट्यूब में ट्रैक करते हो कि 45-50 गीगावाट की जरूरत है डिमांड, और 160 गीगावाट का हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग है। हम पूरा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और एक्सपोर्ट की बैंड बजी हुई है, वहां US ने 126% टैरिफ लगा दिया है। और वारी एनर्जीज की हालत देखो, प्रीमियम एनर्जीज की हालत देखो। आई एम नॉट एट ऑल बुलिश ऑन सोलर कंपनीज, नन ऑफ द सोलर कंपनीज आई एम बुलिश। ओवर सप्लाई है, प्राइसिंग का इशू है। चाइना 10 से 15% सस्ते में आपको माल दे रहा है वर्ल्ड ओवर, क्योंकि आपके वहाँ डिमांड कम है। 45-50 गीगावाट की डिमांड है, आप इतना बनाते हो तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और आप एक्सपोर्ट करते हो और आप डायरेक्ट चाइना से कॉम्पीट करते हो। चाइना के साथ कॉम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट है। चाइना में पता है, हम लोग यहाँ 160 गीगावाट का है, पता अपना मैन्युफैक्चरिंग, पता है चाइना का कितना है? चाइना का डिमांड है 255 to 300 गीगावाट की डिमांड है, और वो बनाता है 650 गीगावाट। ओके, यानी हमसे 4 गुना मैन्युफैक्चरिंग वो करता है, और हमसे कॉस्ट काफी कम है। तो आप चाइना से डायरेक्टली मुकाबला नहीं कर सकते एट फॉरेन लेवल पे, सिवाय के ट्रम्प ने बोला कि नहीं मुझे चाइना का माल नहीं चाहिए, मैं इंडिया का लूंगा, तो बात है, लेकिन वो इंडिया के भी अपोज में, क्योंकि उनके वहाँ ही बहुत सारे मैन्युफैक्चर है। वहाँ का US का सोलर का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से भी ज्यादा है। सो आई एम नॉट एट ऑल बुलिश ऑन सोलर इंडस्ट्री। विंड एनर्जी कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है। रीजन, क्योंकि वहां अगर आप देखो तो सुजलोन और आइनॉक्स विंड दो ही प्लेयर है, ज्यादा प्लेयर है नहीं। क्यों प्लेयर कम है और क्यों सोलर में इतना? क्योंकि सोलर सेल्स बनाना इजी काम है, कोई भी बना सकता है एक में। यहाँ मैं अहमदाबाद में हूँ, यहाँ तो इतनी सारी सोलर कंपनीज है, वारी एनर्जीज यहाँ का ही है ना, प्रीमियम भी शायद यहाँ का है, मुझे याद नहीं है। तो इजीली बना सकते हैं आप। जबकि आपको विंड मिल, आपको पता है इतने बड़े बड़े विंड मिल पहाड़ में जाके लगाने होते हैं, टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए, उसका मेंटेनेंस, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वहाँ कंपटीशन इजीली नहीं आती। ठीक है, तो वो तो भी आ, ठीक है। ऑफ कोर्स मेन मेन सप्लाई सोलर का होने वाला है, सेकंड विंड होगा, लेकिन हाँ, विंड इज ओके। और जो ट्रेडिशनल पावर है जैसे ये अपने थर्मल पावर है, वो तो है ही है। लेकिन हाँ, रिन्यूएबल में थोड़ा आपको, अभी रिन्यूएबल सेक्टर चल नहीं रहा है, तो आगे जाके भी थोड़ा ध्यान से आप इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल कंपनीज आई थिंक वो अच्छे सेट है। ठीक है, और एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, अरे भाई किसने बोला नहीं, डिफेंस की तो बात ही नहीं, कि डिफेंस इज द प्योर विनर। यानी कहते हैं डिफेंस तो भाई आंख बंद करके अभी इन्वेस्ट करो। अभी देखो क्या हुआ है मिडल ईस्ट में, US सबको बचा रहा था, US ने प्रोटेक्शन किया था सभी मिडल ईस्ट को। अ, कह सकते हैं कि सऊदी, UAE, ओमान, कुवैत, बहरीन, सबको। ओके, और इस बार क्या हुआ, कल ही आपने देखा होगा सऊदी के ऑफिशियल ने बोला कि इस बार तो US ने हमको ऐसे ही छोड़ दी, और वो इसराइल को बचाने में लगा हुआ है, यानी इस बार ट्रस्ट टूट गया है। ऊपर से आप मानोगे नहीं, ये जो ड्रोन अटैक हुआ है ना,
दुबई में या यूएई में, वो कहते हैं टॉय वाले, यानी ऐसे कोई बड़े बड़े वो नहीं थे वेपन्स वो, तो भी वो आराम से गिर गए दुबई में। यानी उनका रेडार सिस्टम और उनका जो कहते हैं इंटरसेप्ट करने का जो भी रेडार सिस्टम था वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। यानी और इसके सामने इंडिया का देखो भाई साहब, जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन में 1,000 से ज्यादा मिसाइल से ज्यादा ड्रोन सिस्टम, ड्रोन इतने सारे टारगेट किए थे इंडिया के सामने, तो भी एक भी ड्रोन या मिसाइल इंडिया के लैंड में नहीं गिरा था। तो आप सोचो अपना डिफेंस सिस्टम कैसा था। और यहाँ कुछ आए और वो भी गिरने लगे, यानी इनका डिफेंस सिस्टम कैसा है। अभी क्या होगा कि मिडल ईस्ट में अभी ये लोग बोलेंगे कि भाई मैं ये लंबी लंबी बिल्डिंग बनाऊं, बुर्ज खलीफा बनाऊं, या मैं डिफेंस का करूं, तो वो पहले डिफेंस का करेंगे। यानी उनको डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ेगा। अभी कोई दूसरी कंट्री पे निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार यूएस एक्सपोज हो गया। यूएस मिडल ईस्ट कंट्री को बचा नहीं पाया अटैक से। और ये अरबी लोग है ना, ये बेसिकली वो कम्युनिटी में, कि मैं 10 साल दुबई रहा हूं, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि दुबई में अटैक रहा होगा। मैं 10 साल दुबई था, 2009 से 2019 तक, बाद में आके मैंने ये मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। कभी भी सोचा नहीं था कि दुबई में अटैक हो सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ेगा। अब उसमें भी यूएस मलाई खाएगा ना। यूएस तो डिफेंस तो सबको बेच है, उनका काम क्या है, यहाँ वहां युद्ध कराओ, फिर अपने डिफेंस इक्विपमेंट भेजो। एग्री और नॉट, जस्ट आई बिफोर एग्री व्हाट आई एम सेइंग। तो उनका तो काम ये, तो चलो यूएस तो सप्लाई करेगा, लेकिन चाइना और इंडिया के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया अभी एक्सपोर्ट करने लगा है। और इंडिया का जो इक्विपमेंट्स है, हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है मिडल ईस्ट के साथ। बहुत ही अच्छा। एक चीज तो माननी पड़ेगी, और मैं एक चीज पे एग्री करता हूँ कि इंडिया ने बहुत ही अच्छे रिलेशन रखे सभी के साथ। इस बार भी देखो, हम लोग साइड में बैठे, हम लोग ना तो ईरान को कुछ बोल रहे हैं, ना तो हम लोग इसराइल या यूएस के साथ, हम लोग शांति से बैठे हुए। कल उठ के जब डिमांड आएगी, तो यहां से भी एक्सपोर्ट होगा। HAL हो, BEL हो, BDL हो। BDL के भी ये ब्रह्मोस मिसाइल बहुत फेमस हो गए भाई साहब। जो जो ब्रह्मोस ने किया है पाकिस्तान में, यानी एक दो ब्रह्मोस मिसाइल पड़ी थी पाकिस्तान में, तभी उन लोगों ने ट्रम्प को कॉल किया और कॉल ऑफ हो गया पूरा। ऐसे भी 2-3 दिन से ज्यादा वो वॉर करने की पोजीशन में नहीं थे, कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। बट एनीवेज, तो कहीं ना कहीं डिफेंस की डिमांड बढ़ेगी। इंडिया विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। इंडिया पिछले 3-4 साल में ऐसे डिवाइस बना बना दिए हैं कि जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के। और हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ऑपरेशन सिंदूर में सबका टेस्टिंग हो गया। सो वी हैव अ प्रूफ कि भाई देखो, ये सब अटैक हुआ था, हम इससे बचे। तो इससे मुझे लग रहा है कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो डिफेंस जरूर डाले। कौशिक, कोई वैल्यूएशन हाई नहीं है आपको। ये ऑर्डर बुक भी अच्छे है, और मुझे नहीं लगता काफी सारे अच्छे वैल्यूएशन में अभी भी मिल रहे हैं। थोड़ा ज्यादा है, बट इट विल गिव अ डिसेंट रिटर्न। सो डिफेंस, डू इन्वेस्ट इन डिफेंस, ओके, कोई कोई डाउट नहीं है। हाँ, रेलवे, रेलवे में क्या हो रहा है गाइज, आप थोड़ा लंबा खींचिएगा। इज इट ओके विथ यू, देन जस्ट टाइप ओके इन द चैट बॉक्स। ओके, मैंने सोचा था मैं 40 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आई थिंक और भी मेरे सेक्टर दिमाग में, मैं फिर बोल नहीं पाऊंगा थोड़ा, बहुत सारे सेक्टर्स। हाँ, ओके, तो चलो गो अहेड ना। ओके, तो अभी हम लोग, यार देखो, लिस्ट ऑफ डिफेंस कंपनी, यार हम लोग, हमें मॉडल पोर्टफोलियो में है ही ना यार, आप वो देख लो। या तो नए, आप नए हो तो एनरोल कर लो। मैं क्या बोलूँ, अभी मैं नाम ऐसे ऐसे नहीं दे सकता, देन इट इज रॉन्ग फॉर माई मेंबर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो, अवर मॉडल पोर्टफोलियो, जस्ट वेट। अब रेलवेज की मैं बात करता हूँ। रेलवेज में देखो, एग्जीक्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम। मैं एग्जीक्यूशन, अभी मैं कुछ कुछ कंपनीज के नाम दे देता हूँ, जैसे RVNL का एग्जीक्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है। IRFC का प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरा रेलवे पे डिपेंडेंट है। और अगर हम लोग देखें तो जैसे जुपिटर वैगन्स हो, टीटागरा वैगन्स हो, उसमें भी एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। रेलवे का सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा वेट करो।
अभी से एंटर मत करो, एग्जीक्यूशन आए तभी एंटर करो। मुझे यहाँ वैल्यूएशन अभी भी हाई लग रहा है, खास करके ये आरवीएनएल और वो सब का। इरकॉन में भी अभी मत घुसो। ओके, तो रेलवे से थोड़ा दूर रहो, एग्जीक्यूशन आने दो फिर एंटर करो। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट गाइस, मार्केट गिरेगा, ये गिरेगा, तो एंजल गिरेगा, अम, मोतीलाल गिरेगा, एएमसीज गिरेगी, सब गिरेगी। लेकिन अब आप बोलोगे कहाँ मैं बुलिश हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में अभी भी बुलिश हूँ। जैसे एमसीएक्स हो, बीएससी हो, एनएससी आएगा, वो सब अच्छा करेंगे, आईईएक्स नहीं करेगा। लेकिन ये सब तीन चार कंपनी मैंने बोली वो अच्छा कर सकती है। एएमसी अच्छा करेगी, एएमसी स्टेडी बिजनेस है, वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्रोकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट मत करना। मैं ये पहले से कहता आ रहा हूँ, जैसे ब्रोकिंग के नाम आपको पता है, एंजल हो या आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो या फाइव पैसा और वो सब, क्योंकि वहाँ बड़ी कंपटीशन है। वहाँ कोई ना कोई रूल्स ऐसे आ रहे सेबी के एंड से, कि वो ट्राई कर रहे हैं कि रिटेल को नुकसान ना हो, रिटेल इन्वेस्टर को, एफएनओ एंड ऑल दैट। तो ब्रोकिंग बिजनेस से दूर रहो, वेल्थ मैनेजमेंट में जाओ। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से वो अच्छा करेगी, तो वेल्थ मैनेजमेंट में जाओ, वो बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि वहां एक कंसिस्टेंटली आपकी एडवाइजरी होती है, तो आपकी कांस्टेंट फी आती रहती है। सो वेल्थ मैनेजमेंट इज अ बेटर ऑप्शन। फिर आपके ये डिपॉजिटर्स होते हैं, जैसे सीडीएसएल एनएसडीएल हो गए, या तो आपके रजिस्ट्रार होते हैं, जैसे कैम्स हो गया, केफिन हो गया, ये सब भी ठीक ठाक अच्छा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आपके जैसे डीमेट अकाउंट ज्यादा बढ़ेंगे, आप ऐसे ही कमाओगे। अभी आपको एक मिनिमम फी डिलीवरी की और वो सब बढ़ती है। फिर अभी देखो तो निफ्टी अभी अलाउ करने वाला है फॉरेन इन्वेस्टिंग, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग आने वाला है। तो उसके वजह से वहां से भी कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ेगी ये सब के, तो वहाँ आई थिंक तो भी ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और एक सेक्टर की बात करूँ तो कैपिटल गुड्स, वो भी बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन उसमें आपको ध्यान से करना पड़ेगा। आप सबका फेवरेट होगा एलएनटी, करेक्ट। अब एलएनटी का इशू क्या हुआ है? एलएनटी का 35 to 40% ऑर्डर आ रहा है मिडल ईस्ट से। अब मिडल ईस्ट की लग गई बैंड। अब क्योंकि मिडल ईस्ट की बैंड लगी हुई है, तो उनके एग्जीक्यूशन का इशू आएगा, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स डिले होंगे, तो फिर एलएनटी वापिस प्रॉब्लम में आएगा। यानी आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, अब वो उल्टा भी गिन सकते हो कि आप बोलोगे तपन लेकिन अभी इतना डिस्ट्रक्शन हो गया तो एलएनटी को नए ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन इतना भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। बट समहाउ इमीडिएट तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह से। और लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मर्स कंपनीज की बात करो, यानी कैपिटल गुड्स में ये भी आ जाते हैं, जैसे एबीबी, सीमेंस, हिटाची, वहां बहुत बड़ा ऑर्डर बुक्स है। क्योंकि वो सब कंपनीज है ना, इन सब रिन्यूएबल एनर्जीज होते हैं, जैसे अदानी है या रिलायंस, टाटा, फिर ये वारी, और उन सबको ना ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए, ये वो चाहिए, तो वो सप्लाई करती है। वहां एक अच्छी खासी डिमांड है, वो एक अच्छा चलेगा। वो मुझे लग रहा है कि वहां आप देख सकते हो कि नीचे आता है ना, तो वो एक अच्छी थीम बन सकती है वहां। क्योंकि मैं अहमदाबाद में हूँ, बड़ौदा में ये सीमेंट्स, एबीबी, हिटाची और सब कंपनी, सब कैपिटल गुड्स कंपनी वहां है। जबरदस्त ऑर्डर बुक है, यानी उनके पास अभी ऐसा है कि आदमी कम हो रहे हैं और ऑर्डर बुक ज्यादा है, तो वहां एफिशिएंसी बहुत है। यानी ऑर्डर बुक ज्यादा है, तो वहां मुझे लग रहा है कि वो सब अच्छे करेंगे। लेकिन स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, लेकिन यस, व्हाट आई फील, दे आर स्टिल इन अ गुड ग्राउंड कंपैरेटिवली। तो वहां आप थोड़ा देख सकते हो। डिफेंस, सॉरी, फार्मा कंपनी, फार्मा कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो स्टेडी बिजनेस देगी, उसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का अभी ये जो इश्यू चल रहा है वो सब रहेगा अपना, लेकिन फार्मा विल गिव यू बेटर बिजनेस। पर उसमें सीडीएमओ सेगमेंट जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, वहां आप कह सकते हो कि अच्छी ग्रोथ दिखेगी। लेकिन जैसे लॉरस लैब है ना, ऑलरेडी काफी हाई वैल्यूएशन पे, थोड़ा आपको राह देखना पड़ेगा कि ये थोड़े नीचे आते ना, फिर आप बाई करो। बट दैट इज वे फार्मा विल गिव यू स्टेडी ग्रोथ, उसमें मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। केमिकल्स में दिक्कत है यार,
अगर वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ कम होती, ये सब वॉर होता है, तो केमिकल और डूबेगा, ऑलरेडी डूबा हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल या कुछ भी हो, आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दैट। केमिकल में इतना बुलिश नहीं हूँ। फर्टिलाइजर एंड ऑल दैट गाइस साइक्लिकल बिजनेस है। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी लेने पड़ेंगे, बारिश से पहले लो, और बारिश गिरती है तो बेच दो। वैसे ही खेलो, क्योंकि वहीं अपस्विंग आता है, फिर वो नीचे आ जाते हैं। या तो एग्रो केमिकल और वो सब, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म कंपाउंडर, दैट इज व्हाट आई हैव सीन ओवर द टाइम। एग्रो केमिकल्स या तो फर्टिलाइजर, उन सब की मैं बात करूँ, ऊपर से जो कतार का एलएनजी सप्लाई बंद हुआ है, उसके वजह से भी कॉस्ट इनकी रॉ मटेरियल बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो वहां भी उनको कंपेरेटिवली दिक्कत आ सकती है। गाइस, मैंने कोई सेक्टर भूला हूं तो मुझे बोलते जाना यार, मैं बोलते जा रहा हूँ, शायद कोई सेक्टर रह गया हो तो। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट बढ़ नहीं रहा है। रियल एस्टेट का वन ऑफ द रीजन है कि आईटी डाउन जा रहा है, तो आईटी के जितने भी हब है, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, उस स्पेसिफिक एरिया में आईटी के हब को इशू आएगा। आईटी एक एक तरह का ऐसा सेगमेंट था जो स्टेडी सैलरी देता है एंड ऑल दैट, तो उसके वजह से थोड़ा रियल एस्टेट में हमने अक्रॉस देखा है। और काफी सारे, अगर आप देखो, डीएलएफ, लोडा से लेके सभी 40 से 50% डाउन है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा रिकवरी आने में, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रख के करना। आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी थोड़ा अभी मुझे लग रहा है कि इवन दो इंटरेस्ट कट हो, लेकिन अभी ग्रोथ थोड़ा कम दिख रहा है। ऊपर से ये जो आईटी का इशू हुआ, उसके वजह से रियल एस्टेट को इम्पेक्ट आ रहा है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल गाइस, टेक्सटाइल में आगे जाके स्कोप है। जो हमने ईयू के साथ डील की, जो हमारा यूएस के साथ डील होने वाला था, उसमें टेक्सटाइल शायद टैरिफ से एग्जम्प्ट होने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं है। लेकिन वो एक सेक्टर है जो आगे जाके, यानी 3-4 क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 6 महीने बात कर रहा हूँ, अभी तो थोड़ा पेन रहेगा। अभी क्या हुआ है कि ये जो पीछे 6 महीने में जो आपका एक्सपोर्ट नहीं हुआ, उसका जो पीएनएल लॉस अभी भी आगे बढ़ेगा, और ये ऑलरेडी स्टॉक भाग चुके हैं। सो आई एम नॉट टू मच कीन ऑन टेक्सटाइल करंटली। मे बी 6 मंथ आफ्टरवर्ड्स ईयू के साथ जो डील हुए, वो एक बड़ा हमारे लिए मार्केट होगा। तो टेक्सटाइल आफ्टर सम टाइम, नो, यू कैन थिंक अबाउट, नॉट नॉट नाउ। ओके, नॉट नाउ, दैट इज व्हाट आई फील। ठीक है, तो उस तरह से आप देखिए। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो एंसिलरी, थोड़ा ये अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो एक थोड़ा इशू आ सकता है, बट स्टिल आई फील दे दे आर रिलेटिवली सेफ, और वो आगे जाके भी परफॉर्म करेंगे, तो वो एक सेफ ब्रैकेट में आते हैं, तो वहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर नीचे आते हैं, अगर ये मार्केट मार्केट कल ही अच्छा खासा नीचे आना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी अपने इतने बात करें तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ गिफ्ट निफ्टी कितना डाउन है। ओ हो बाप रे बाप, अभी तो 850 पॉइंट्स डाउन हो गया निफ्टी। 24,100 पॉइंट का है गाइस, करना है इन्वेस्ट कर। ओके, ये अच्छा खासा डाउन आया है। और ये देखो आप, सब कुछ डाउन है। अगर अगर मैं देखूँ ग्लोबल इंडाइसिस, अगर मैं देखूँ तो एफटीएससी 3.5% डाउन है, डेक्स 3.5। ओके, कॉप्स, कोरिया का तो 8% डाउन है। सभी 3-3, 4-4% डाउन है। तो हम लोग गिफ्ट निफ्टी परसेंटेज वाइज देखे तो हम भी 3-3.5% डाउन है। तो अच्छा खासा डाउन है भाई साहब। तो कल कल यूज करो, यूज करो, यूज करो इन्वेस्टमेंट के लिए। हेल्थ केयर, हाँ भूल गया मैं, हेल्थ केयर अच्छा है, हेल्थ केयर अच्छा है, हेल्थ केयर डालो। हेल्थ केयर में बिंदास डालो, हॉस्पिटल्स में डालो। ओके, ये सभी हॉस्पिटल्स नीचे आती है, बिंदास इन्वेस्ट करो। हेल्थ केयर एक बहुत ही सेफ है। ओके, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो हेल्थ केयर में। ये सभी अपोलो हो या मैक्स हेल्थ केयर हो, एस्टर डीएम हो, बहुत सारी हॉस्पिटल्स है ना, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी सेफ बेट, नो, इफ यू वांट टू गो।
तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेफ बेट्स है, हमने काफी सारे सेक्टर की बात की ना, वहां आप डालिए। वो बहुत ही आपके लिए सेफ है। कल ये बहुत ही अच्छा मौका आपको मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोला कल ये अपना कल ही कल बॉटम बनेगा या परसों, मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है। ठीक है, काफी हद तक ऑयल पे बहुत कुछ डिपेंड होता है कि ऑयल कहाँ जाता है, कहाँ जाके रुकता है। ठीक है, तो ब्रांड कूल अभी 85, अगर वो 100 गया तो क्या पता यार, थोड़ा और नीचे जाएंगे। लेकिन आप धीरे धीरे एसआईपी करो, एट द एंड ऑफ द डे आप एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो बनाओ। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने जब रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, हमने एक दिन में 2 दिन में कुछ हमने 1,500 से 2,000 निफ्टी घुमा दिए थे, और वो फिर बॉटम बना और डुम करके ऊपर चला गया वो। करेक्ट। तो यार वो आपको देखना पड़ेगा यार, वो आपको हिम्मत करके एंटर करना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो बनाओ और फिर उसमें इन्वेस्ट करो। या तो आई थिंक आप में से मोस्टली हमारे मेंबर्स है गाइस, तो हमने जो दिए उसमें भी आप ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने ऑलरेडी स्टॉक और ये जो नया लॉन्च किया है उसमें भी आप वापिस ऐड कीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसे स्टॉक रखे जो मेरे कोई, हमने जो ये अभी स्टॉक्स रखे वो कोई भी डायरेक्टली इससे इम्पेक्ट नहीं हो रहा है। तो उतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि कोई हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऐसे स्टॉक नहीं लिए कि डायरेक्टली इतना बड़ा इम्पेक्ट हो। तो उस तरह से आप इन्वेस्ट करोगे तो कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। ओके, एंड स्ट्रक्चर वाइज जाओगे। और गाइस ऐसा मत सोचो कि कल कि यार ये स्टॉक 50% गिर गया तो मैं इसको ले लेता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो अच्छा स्टॉक अगर 20% नीचे मिले, बेटर है वो बाय करो। कंपेयर टू ये आपको लगा वोडाफोन आइडिया अभी 7 रुपए में मिल रहा है मैं ले लूं, नहीं ऐसा मत करना, वो गलती मत करना। ओके, तो वो मैं हमेशा देखता हूं कि लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल देख के इन्वेस्ट करते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल देख के इन्वेस्ट करोगे ना तो फंसोगे। नहीं, अ गुड स्टॉक फॉलिंग अ लॉट or maybe 15, 20, 25%, that's a very good opportunity to enter compared to a bad stock. गॉट इट, देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट, वो क्लियर कट रखो। ऐसा नहीं है कुछ भी ले लो, ये अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर यूज करो। और अच्छा, आपको जरूरी नहीं कल के कल इन्वेस्ट करना है, आप एसआईपी भी कर सकते हो, या तो आप 3-4 दिन में आप धीरे धीरे डालिए। ओके, लिकर स्टॉक नो, एजुकेशन स्टॉक नो, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ये दो पे। ओके, धीरे धीरे करिए। हाँ, बैंक्स में डालना है डालिए, एनबीएफसी में डालिए। ओके, तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, आप जैसे मैं बोला, आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को भी फॉलो कर सकते हो। एंड बाय द वे, हैप्पी होली टू एवरीवन गाइस, हैप्पी होली। और होपफुली होली तो कल पता नहीं, अभी लाल ही होगी मार्केट भी लाल होगा, पता नहीं यार। मैं मेरे को ये पता नहीं चल रहा है यार, होली तो 4th को है यार, छुट्टी क्यों 3rd को देते हैं यार। होली है तब छुट्टी भी 4th को दिया करो ना, तो कल बच जाते हम लोग। इतना गिरता नहीं है एनीवेज, ऐसा ही है हैप्पी होली गाइस। तो होली को अच्छे बनाओ, अच्छे स्टॉक्स लो यार, अच्छा दिन है, शायद ऐसा सोचो कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छे बाय करने के लिए। ठीक है, यस यस, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, बाय द वे गाइस, आपको जानना है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के लिए, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस। एंड होली की ऑफर भी चल रही है गाइस, सो आई वांट टू शो इट टू यस, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस। ओके, होप ये सेशन गाइस वैल्यू मिला है, मिला के नहीं, देन जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू। गाइस मैं डोंट वरी, मैं वीडियो बना दूंगा इसका, तो आपको हेल्पफुल रहेगा बाद में। ओके, डोंट वरी। ईटीएफ भी बाय कर सकते हो प्राशी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाय कर सकते हो। ओके, चले, आई 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 शो यू हाउ वी कैन हेल्प यू आउट गाइस। 1 मिनट मैं अपना, नहीं देखिए, आपको अच्छे स्टॉक में भी आप एवरेज कर सकते हो, या तो जैसे हमने बोला कि हमारा जो ये मॉडल पोर्टफोलियो उसको भी फॉलो कर लोगे स्ट्रक्चर वे में, तो क्या है कि हम लोग ही मैनेज कर, तो आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा ना। करेक्ट, तो दैट इज अ थिंग। सो गाइस, ये है क्या, देखिए ये बेसिकली क्या है कि इसमें हम लोग ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना के दिया है, और इसमें फायदा ये है कि आपके डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाएगा। जैसे आज आप एनरोल कर रहे हो, आपको मिनिमम 50,000 डालने, तो 50,000 डाले और आपने कल डाल दिया, तो कल जैसे ये जैसे मार्केट ओपन होता है और 900 पॉइंट निफ्टी नीचे ओपन होता है, ये अपने आप बाय हो जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट थिंग, आपको बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेटल इंडस्ट्री अच्छा है, मेटल इंडस्ट्री अभी रखो, मेटल इंडस्ट्री रखो।
ओके। तो ये फायदा है कि हमने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया, आपको जस्ट वो फॉलो करना है, और ऑलरेडी लिस्ट है, हमने वेटेज दिया है, और वो पोर्टफोलियो एनरोल करोगे, आपको डीमेट अकाउंट से लिंक करना है, और आपने जैसे आपकी अमाउंट डाली और सबमिट किया कल सुबह, और जब भी मार्केट ओपन होता है तुरंत ही ये ट्रिगर होके आपके स्टॉक्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर, ओके। तो वो बेनिफिट है। तो ये इंटीग्रेट करता है आपके डीमेट अकाउंट से। और मैंने जैसे बोला कि फीस हमने बहुत कम रखी है, 300 रुपीज पर मंथ की है। एंड पीरियोडिक रिव्यू और रीबैलेंसिंग भी होगा इसमें, कि हम लोग खुद ही रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे। आपको आपके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, सब पे, एसएमएस पे मैसेज आएगा। आपको जस्ट एक्सेप्ट करना है और अपने आप डीमेट अकाउंट में हो जाएगा। यानी फायदा ये है कि आपको खुद जाके बाय करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ही मॉनिटर करेंगे और आपको बताते रहेंगे, आपको बीच में बस एक्सेप्ट करते रहना है चीजें। ओके। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन में रिमाइंडर भी आएगा आपको, और डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। तो हमारी कोई ओनरशिप नहीं होगी, आपकी होगी। आपको जब बेचना है तब बेच सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे मैंने आज ऑलमोस्ट 30 सेक्टर्स की बात की है, लेकिन आपने सुन तो लिया, आपको पता तो चला, लेकिन जब खुद बाय करने जाते हो तो कंफ्यूज होते हो। एग्री और नॉट, डेंजरस है बिफोर एग्री, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। यहाँ ऑलरेडी हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, वही आपको डायरेक्टली बाय हो जाएगा। तो उससे अच्छी चीज कुछ है नहीं। ठीक है। आपको भी पता है, ऐसे मार्केट में बाय करते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन अपने आप बढ़ जाता है, फी तो ऐसे वसूल हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। करेक्ट। और ये कैसे चलता है कि जैसे हमने ये पोर्टफोलियो बना दिया है, ठीक है, पूरा एलोकेशन के साथ, भाई इस स्टॉक में इतना इतना डालना है। फिर आपको मिनिमम 50 समझ लो, आपको 10 लाख डालने, तो 10 लाख भी वो रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। तो अपने आप बाय हो जाएगा बेस्ड ऑन द एलोकेशन। ओके। तो वो हम लोग ही रिसर्चेंगे, मैं और मेरी टीम में भी सब चार्टर अकाउंटेंट्स है, सेबी रजिस्टर है, हम मैनेज करेंगे। और आपको सिर्फ ये एनरोल करना है, जैसे हम बोला 300 रुपीज प्लस जीएसटी पर मंथ है फीस। वो करोगे, फिर क्या होगा, आपका जो डीमेट अकाउंट होगा उससे वो लिंक हो जाएगा। ठीक है। वो आप पे, क्या आपको लिंक करना है कि नहीं करना है। आप बोलोगे मुझे लिंक नहीं करना है, तो अपन मैं सिर्फ आपका पोर्टफोलियो देखूंगा, मैं मैन्युअली खुद जाके बाय करूंगा या करूंगी, इट्स योर चॉइस। आप मैन्युअली भी बाय कर सकते हो। हमने ऑप्शन दिया है आपको इंटीग्रेट करने का। क्लियर। तो ये मत सोचो कि कंपलसरी है आपको डीमेट अकाउंट लिंक करना है, आपको नहीं करना है तो मत करो। मैं सजेस्ट करूंगा करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका ना अपने आप एलोकेशन होगा, तो वो बेटर रहेगा। हमेशा आपको सिर्फ बटन दबाना पड़ेगा और हो जाएगा। ठीक है। और उसमें इनिशियल पोर्टफोलियो अभी 47,000 है मनु, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप इसमें लमसम भी डाल सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो, कि हर 5 तारीख को एसआईपी हो जाए 47,000 की, वो भी कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी 12 स्टॉक का जो एलोकेशन का, उसी एलोकेशन में वो एलोकेट हो जाएगा। ठीक है। और आपको अप्रूव करना है, एंड वो हो जाएगा। तो रीबैलेंस भी हो सकता है। हाँ, आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अभी आप बोलोगे नहीं तो अपन, मैं अभी कल लमसम करता हूँ, 50,000 मैंने डाले, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे 2 महीने के बाद और 50,000 आने वाले या 2 लाख आने वाले, हाँ, तो उस टाइम पे डाल दो। वो आप पे है कि आपको कब डिप्लॉय करना है, कोई कंपल्सन नहीं। जैसे आपने कल डाला, फिर परसों वापस डालना है, फिर वापस दूसरे दिन डालना है, तो डालो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये सिस्टम क्या करेगा कि हमारे जो दिए गए स्टॉक है उस पे एलोकेट कर देगा। आप बोलोगे नहीं, ये 12 में से सिर्फ 10 स्टॉक में जाना चाहिए, ये दो में नहीं जाना चाहिए, वैसा नहीं होगा, लेकिन 12 के 12 में वो एलोकेट कर देगा। क्लियर। देन जस्ट टाइप C4 क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके। उमेश, एक बार आप एनरोल कर जाते हो, फिर वो लिंक करने का ऑप्शन आ जाता है। ओके। तो वो आप पे है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वो एक सिस्टम। हमारा पहले प्रॉब्लम क्या था कि हम आपको मॉडल पोर्टफोलियो देते थे, पहले हमारा जो पोर्टफोलियो में वो सिस्टम से कभी डीमेट अकाउंट से लिंक नहीं होता था। उसमें क्या होता था, लोग भूल जाते थे। मैंने आज कोई बाई बोला है, आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, फिर 1 महीने बाद आते हो, अरे यार तपन, ये स्टॉक तो 25% बढ़ गया, अब क्या करो। तो वो ट्रेन छूट जाती थी, इससे ट्रेन नहीं छूटेगी। मैंने सेल दिया, आप वो एग्जीक्यूट नहीं करते हो, रह जाता है, तो वो भी ट्रेन छूट जाती है। अभी क्या होगा कि आप ऑन द टाइम होगा, तो दैट इज व्हाट विल हेल्प यू।
इज इट हेल्पफुल और नॉट? देन जस्ट टाइप एच फॉर हेल्पफुल। टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू एंटरिंग। जैसे मैं बोल रहा हूँ कल इन्वेस्ट करो तो करो। ओके, परसों देखो, मैं ऐसा नहीं बोल कल बॉटम बनने वाला है, मैं देखो आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मैं ये काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि दिस विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो करो। तो उस टाइम पे करो आप थोड़ा, ठीक है। अभी ये ऑफर क्या है मैं बता देता हूँ कि अभी तीन टाइप के हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। नॉर्मली 500 रुपये जीएसटी होता है क्वार्टर का, हाफ ईयरली 450। उसमें भी हम लोग ने अभी जैसे होली ऑफर चल रही तो 25% डिस्काउंट, यानी आपका ईयरली ऑफर होगा 300 रुपये प्लस जीएसटी, यानी पूरे साल की फीस होगी 3600 रुपये प्लस जीएसटी। फीस आगे जाके बढ़ जाएगी, लेकिन आपका यही फीस रहेगी रिन्यूअल। गाइस 300 रुपये, आप कल होली है ना, कल आप कलर लेने जाओगे ना, 500 रुपये के कलर आते हैं। एग्री और नॉट? देन जस्ट टाइप ए फॉर एग्री, करेक्ट। इससे फायदा क्या है, आपको पोर्टफोलियो भी मिल रहा है, इंटीग्रेशन भी मिल रहा है। ऐसे खर्चा हो, एक दो डोसा खा लोगे तो 300 रुपये हो जाए, तो उसमें आपको ये मिल रहा है। यस, सेल भी हमारे से एग्जीक्यूट होगा, बाय भी हमारे से एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आपको अप्रूव करना पड़ेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेल कैसे होगा कि एक महीने बाद हमने लगा कि ये स्टॉक निकालना है। फॉर एग्जांपल टाटा पावर है, टाटा पावर निकाल के रिलायंस लेना है, तो मैं यहां से इनिशिएट करूंगा कि भाई ये 12 में से टाटा पावर निकालो, रिलायंस लेना है। आपको मैसेज आएगा, जैसे मोहम्मद, आपको मैसेज आएगा कि भाई तपन ने बोला है कि भाई टाटा पावर निकाल के रिलायंस लेना है, आर यू एग्रीइंग विद दिस? आप बोलोगे यस, तो आपके डिमेट अकाउंट में एग्जीक्यूट होगा। इफ यू डोंट एग्री, इफ यू डोंट क्लिक दैट बटन, वो आपको व्हाट्सएप पे आएगा, ईमेल में आएगा, ऐप में आएगा। आप अगर एग्री नहीं करोगे तो नहीं होगा। क्लियर? देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। तो एग्री होना जरूरी है। हाँ, मैं आपके डीमेट अकाउंट में कोई भी डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता, मैं आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं सकता, लेकिन आपको कहते हैं ना गाइड कर सकता हूं। ओके, देखो दो, एक होता है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, उसमें 50 लाख रुपए मिनिमम डालने पड़ते हैं, और आपका पोर्टफोलियो मैनेजर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए लेगा। जो मैं पहले पोर्टफोलियो मैनेजर था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है। 50 लाख से नीचे नहीं डाल सकते। ये एक टाइप का आपका, मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेजर बन गया, ये मिनी पोर्टफोलियो मैनेजर समझ लो। इससे फायदा क्या है कि मैं डायरेक्टली, तो जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे डायरेक्टली बाय सेल कर लेता है आपको पूछे बिना, लेकिन वहां 1.5 लाख रुपए देते हो, यहाँ आप 3,500 रुपए प्लस जीएसटी में मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेजर बन रहा हूं, लेकिन बीच में आप आ रहे हो जिसमें आप अप्रूव कर रहे हो। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि आप बीच में अप्रूव कर रहे हो हर चीज को। वो कभी कभी अप्रूव करना है, हर रोज नहीं करना है। 2 महीने में जब मैं रीबैलेंस करूंगा तभी अप्रूव करना है। 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक दो बार होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इतना है। लेकिन आपको पूरा स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो जो पीएमएस में मिलता है वैसे यहाँ मिलेगा। सो दैट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग हियर। ओके, अगेन यहाँ फायदा क्या होगा कि आप जैसे रैंडम स्टॉक पिकिंग करते हो, वो करने की जरूरत नहीं। जैसे कल मैंने बोला कि भाई आप ले लो, क्या ले लो, कौन से स्टॉक लूं, मार्केट तो गिर गया है, सब गिर गया है, कौन से लो, तो वहां हम लोग आपको हेल्प करेंगे। नो पोजीशन साइजिंग, आप कभी पोजीशन, यहाँ हम लोग बताएंगे किसमें किसका कितना लेना है। आपको जब एग्जिट होता है तो आप घबरा के निकल जाते हो, नहीं, यहाँ हम बोलेंगे तब को निकलना नहीं है, हम बोलेंगे तब निकलो। तो एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो, देन जस्ट वाई फॉर यस, करेक्ट। तो वो आपको पता नहीं है, यहाँ भी हम लोग आपको गाइड करेंगे, ठीक है। रीबैलेंस कभी करते नहीं हो कि एक स्टॉक नीचे चल रहा है, अरे पड़ा हुआ है यार, कभी ना कभी ऊपर आएगा। देखो आप वैसा करोगे ना, नहीं चलेगा। यहाँ फायदा क्या है, हम लोग रीबैलेंसिंग हम करते हैं, हम आपको बोलेंगे ये निकालना है, बस आप अप्रूव कर लो। उससे क्या होता है, क्या इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। कोई स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा है तो नहीं कर रहा है, उसको पकड़ के कोई फायदा नहीं है, उसके जगह अच्छे स्टॉक में लेना है। तो रीबैलेंसिंग हम करेंगे, आपको अप्रूव करना है। दैट इज अ बेनिफिट यू आर गेटिंग। आई आई टेल यू गाइस, एंड ओवर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुआ। मैं देखो, मैं सच बोल रहा हूँ। अब आप, मैं फोर्सफुली बोल रहा हूँ, आप लोगों में से काफी लोग ने ऑलरेडी एनरोल किया है, लेकिन जिसने भी नहीं किया है, आंख बंद करके एनरोल कर लो। क्यों कर लो, मैं बताता हूँ। यहाँ मॉडल पोर्टफोलियो तो मिले, सबसे बताए इंटीग्रेशन, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इंटीग्रेट, आप सेल नहीं कर रहे हो, बाय नहीं कर रहे हो टाइम पे। ये सिस्टम आपको ये दे रहा है।
इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन आप देखना आपका पोर्टफोलियो काफी सुधर जाएगा। ओके। अगेन, अर्निंग, हम लोग इस पे किसको फोकस कर रहे हैं? अर्निंग ग्रोथ फोकस, यानी जिसकी अर्निंग ज्यादा हो, जिसकी डाउनसाइड कम हो और ऊपर ज्यादा हो, ग्रोथ ज्यादा हो, कंपाउंडिंग रिटर्न दे, क्वालिटी बिजनेस हो, रिस्क मैनेजमेंट एलोकेशन हम लोग ने रखा है, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ रखा है हमने, वैल्यूएशन अवेयरनेस से किया है, और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में वैसे भी किया है। आज मैंने बहुत सारे सेक्टर की बात करी जो अच्छे हैं, उसमें से काफी सारे सेक्टर्स में हमने इन्वेस्ट किया है। ओके, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये बहुत ही आपका अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। ओके, कंसिस्टेंट ग्रोथ देगा। यस सुनील, लैक ऑफ नॉलेज, करेक्ट। और देखो आपके लाइफ में भी मैं एक चीज मानता हूँ, एक्सपर्ट की जरूरत होती है। आप खुद बीमार रहते हो 2-3 दिन, दवाई लेते हो, नहीं ठीक होते, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हो ना यार। तो हम आपके ये डॉक्टर है, तो थोड़ा ट्रस्ट कर लो हम पे। ओके। अगेन, म्यूचुअल फंड और हमारे पोर्टफोलियो में क्या फर्क है? म्यूचुअल फंड में आप यूनिट्स ओन करते हो, यहाँ आपके डिमेट अकाउंट में स्टॉक आ जाएंगे, वहां 2% एक्सपेंस रेशियो पे करते हो, यहाँ सिर्फ ये 3,500 प्लस जीएसटी बस। अब आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, आप 1 करोड़ डाल रहे हो, 10 लाख डाल रहे हो, या 50,000 डाल रहे हो, बस इतना ही है एक्सपेंस। ओके, तो सस्ता है। वहां 1 करोड़ का 2 लाख की फी पे कर रहे हो, यहाँ वहां मैनेजर कंट्रोल करता है, यहाँ हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो हम लोग आपको बताएंगे। रीबैलेंसिंग वहां ऑटोमेटिक होता है, हम लोग यहाँ रीबैलेंसिंग कहेंगे, आपको मैसेज आएगा, आपको अप्रूव करना है। आप वहां इंडिविजुअल स्टॉक सेल नहीं करते हो, लेकिन यहाँ समझ लो आपने पोर्टफोलियो बना दिया, अभी आपको पैसे की जरूरत लगी, और लगेगा यार तपन ये मैंने, जैसे एन एग्जांपल टाटा पावर मैंने लिया नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो में टाटा पावर नहीं है। ओके, जस्ट फॉर डिस्क्लेमर, टाटा पावर बेच दूं तो बेच दो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। आपको कल जाके बेचना है, बेच दो, क्योंकि आपका डीमेट आपके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में, मैं आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं सकता। ओके, तो बेसिकली मैं आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं पाऊंगा, आपके बिहाफ पे ट्रेड नहीं कहूंगा, मैं यहां से बटन दबाऊंगा, आपको अप्रूव करना तभी ट्रेड होगा, यानी बीच में आप हो, हमेशा आप रहोगे। आपके परमिशन के बिना कुछ डिसीजन, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ओके, देन यू ओन, हम लोग होल्ड नहीं करते, आपका, आपके ही शेयर्स आपके पास रहेंगे। ठीक है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। ओके, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आपको अभी एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग, तो वहां इंटीग्रेशन है। देखो, जो पहले हमारा जो ये पोर्टफोलियो बिल्डर सीरीज थी, उसमें हम लोग सभी स्टॉक्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर, यहाँ फर्क इतना है कि इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर हेल्पिंग यू टू मैनेज थ्रू योर डीमेट अकाउंट, दैट इज द बिगेस्ट थिंग यू आर गेटिंग हियर। सुरेश, होप यू आर गेटिंग द आंसर। एडवाइजरी आ रही है आपको, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ओके, सो आप नए स्टॉक्स ले सकते हो तो आप ले सकते हो आपके अकाउंट में, आप कभी भी बेच सकते हो, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं, अगर सेल करना है तो सेल कर सकते हो, और आपका स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहेगा। ओके, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। ठीक है, और रीबैलेंस में क्या होगा, जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे ये मार्केट गिर गया और हमें लगा कि यार ये स्टॉक अभी पंगे में आएगा, ये वॉर के वजह से या जो भी है, हम लोग अगर बोलेंगे रिव्यू करके कि भाई इसमें से निकालो, आपको आएगा, आपको अप्रूव करना है, जैसे आप अप्रूव करोगे आपके डिमेट अकाउंट में चेंजेस हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट द इंटीग्रेशन यू आर गेटिंग। यू विल गेट अवर असिस्टेंट, अवर टीम असिस्टेंट, एंड ऑल्सो कॉल सेंटर होगा, सब कुछ होगा, तो वो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अगेन, लमसम आप बाई कर सकते हो, आप बोलो एसआईपी करना है तो एसआईपी भी कर सकते हो, कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो वैसे यहाँ एसआईपी होगी। ओनली द थिंग इज, म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए का भी एसआईपी कर सकते हो, यहाँ मिनिमम 47,000 का एसआईपी करना पड़ेगा, क्योंकि आप 12 स्टॉक्स ले रहे हो, तो उसमें से समझ लो एक 4,000 का स्टॉक है, तो 4,000 इंटू 12, हमने 12 स्टॉक रखे हैं, तो मिनिमम 48,000, तो मिनिमम उतना रखो। एक दिमाग में रख दो कि चलो 47, 50,000 से नीचे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको करना है तो 50,000 होंगे तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे हर टाइम। तो उतने की एसआईपी करनी है तो कर सकते हो, लेकिन इसमें डेट चेंज करो, ये करो, और बीच में भी
मार्केट गिर गया, आपको लगे अभी बेस्ट टाइम है, जाके इन्वेस्ट कर दो, वो हो जाएगा। नहीं नहीं लाइस, इसमें कोई नया डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करना है, आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होगा। आपको कोई डीमेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपके ही डीमेट अकाउंट से लिंक होगा। हम यहां से एग्जीक्यूट करेंगे, आपको मैसेज आएगा, आपको अप्रूव करना है। ओके, फिर आपके डीमेट अकाउंट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप एसआईपी अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो, और कभी भी बंद कर सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। सो दैट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग हियर। ओके। और कभी भी आपको नए स्टॉक्स लेने हैं, आपको लगा नहीं ये स्टॉक्स और ज्यादा लेने हैं, तो आप ले सकते हो, क्योंकि डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में है। ओके। सो नाउ इसमें आपको नोटिफिकेशन कैसे आएंगे? व्हाट्सएप से आएंगे, ऐप नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल अलर्ट होगा, रीबैलेंस का भी टैब होगा। ओके, तो अलग अलग वे से आपको इंटीग्रेशन करने का मौका मिलेगा, और कम्युनिकेशन भी आता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा, तो उससे भी आपको फायदा होगा कि वहां भी नोटिफिकेशन आएगा। आप अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स दे सकते हो। मैं आपके डीमेट अकाउंट नहीं देख सकता हूं। आप बोलोगे रीबैलेंस किया, आप रीबैलेंस यानी जो चेंजेस किया मुझे स्किप करना है, तो आप कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा अमाउंट डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। ओके। प्रियंका, अगर आप एसआईपी नहीं कर तो मत करो, एसआईपी इज एन ऑप्शन गाइस। आप समझो, आपको कल इन्वेस्ट करना है, आपने 50,000 रुपए डाल दिए, फिर सोचा 4 महीने बाद अब मेरे पास पैसे अभी डालना है, तो तब डालो। जरूरी नहीं है एसआईपी करना है, एसआईपी इज जस्ट एन ऑप्शन। लमसम भी कर सकते हो। ओके। और जैसे मैंने बोला कि ऑफर चल रही है, बेस्ट ऑफर आपको मैं बोलूं ये है 300 प्लस जीएसटी। क्यों? क्योंकि एक साल बाद अगर रिन्यूअल जब आएगा, और मुझे पता है 110% आप रिन्यू करोगे, तो आपकी यही फी में रिन्यू होगा। ओके, उस टाइम पे अगर डिस्काउंट नहीं हुआ तो 400 रुपये प्लस जीएसटी में होगा। लेकिन अगर आप 1 महीने बाद आते हो और मैंने 1,000 रुपये या 500 की जगह 1,000 रुपये कर दिए, तो आपको वो फी में आना पड़ेगा। और मैंने कम इसलिए रखा है, तो क्योंकि सब बेनिफिट ले, और ये होली भी चल रहा है गाइस। 300 इज फॉर द इंटीग्रेशन, यहाँ मुझे कोई कमाई नहीं हो रही, हमें ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर रही है, ये सिस्टम आपको दे रही है, ये ऐसा नहीं है। एडवाइस प्लस सिस्टम है, एडवाइस प्लस सिस्टम है। आप सोचो तो 300 रुपीज उसके हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि हम लोग इसमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना रहे हैं, नहीं, आपको पूरा मॉडल पोर्टफोलियो और इंटीग्रेशन दे रहे हैं। और ये जो हम लोग कोलैबोरेट करते हैं सभी ब्रोकर्स के साथ, तो वहां भी फीस देनी पड़ती है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, इससे मैं कम नहीं देख सकता। ओके, बट दैट इज, क्योंकि ये अभी है, लॉन्च किया है, तो हम लोग आपको ये दे रहे हैं। ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गेटिंग हियर। ओके, सो हाउ मेनी wants टू अप्लाई फॉर दिस, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट। और मेरा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, मैं फोर्सफुली बोल रहा हूँ, प्लीज अप्लाई करो, आपके बेटर के लिए। बिलीव मी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। 300 रुपये ऐसे चले जाते, समझ लो आपने 300 रुपये के कलर ले लिया इस महीने। ओके, ये रहा, देखो, ये क्लिक कीजिए, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे करना है। ठीक है। और कैसे सब्सक्राइब करना है वो भी है, लेकिन मैं बाद में आपको वो वीडियो भी बता दूंगा। ठीक है, वो बाद में होगा। तो ये लिंक है गाइस, आर यू एबल टू गेट दिस लिंक? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके। और आई जस्ट शो यू हाउ टू डू दैट ऑल्सो। 1 मिनट। तो देखिए, आप ये देखोगे ना, तो ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, तो मिनिमम अमाउंट आप जैसे लिंक लिखे 47,189 है। आपको लगेगा यार तपन, तूने 300 रुपये प्लस जीएसटी बोला, ये तो 472 रुपीज है, यानी 400 प्लस जीएसटी है। लेकिन आप क्या करो, इसको क्लिक करो, सब्सक्राइब नाउ को क्लिक करोगे। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन गाइस? यस। तो ठीक है, सब्सक्राइब नाउ को क्लिक करो। जैसे आप सब्सक्राइब नाउ को क्लिक करोगे, ठीक है, आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, तो अपनी ईमेल आईडी दे दो जो आपको देनी है वो। जैसे मैंने ये एक दे दी। फिर आप अंदर जाओगे, फिर यहां देखिए 472 आपको यहां दिख रहा है, 12 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का। लेकिन आपको करना क्या, लिसन मी केयरफुली, उसके नीचे ये अप्लाई ऑफर है, मैंने अभी आपको ऑफर दिए, करेक्ट? तो ये क्लिक कीजिए, और यहां देखिए, यहां 12 मंथ्स की ऑफर है, 6 मंथ्स की, 3 मंथ्स की है। आप यहां क्लिक कीजिए, इस अप्लाई को क्लिक कर दीजिए।
तो आपके 1400 रुपये कम हो जाएंगे। ओके, तो जैसे ही आप ये अप्लाई करोगे, आप देखिए यहाँ आपके 1400 कम हो गए। तो अभी आपकी फी कितनी हो गई? 4248, विच इज 300 रुपीज जीएसटी, विच इज 350 रुपीज समथिंग आ रहा है, 300 रुपीज प्लस जीएसटी। ओके, तो उस तरह से आप ऑफर अप्लाई कीजिए। फिर इसको क्या करना है, आपको बस कंटिन्यू करना है। और यहाँ पान कार्ड नंबर क्यों डालना है गाइस? केवाईसी हमारे साथ करना है, 1 मिनट लगेगा। जस्ट पान कार्ड डालोगे और अपना फोन नंबर डालोगे, ओटीपी से यस करोगे तो हो जाएगा। वो सेबी का रूल है और सिंपल है। उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। मैं जिन जिन का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा उनका मैं नाम भी दे दूंगा। यू कैन स्टार्ट पेइंग ऑल्सो। ठीक है, और अभी पे कर देना तो आई कैन गाइड यू। थोड़ा टेक्निकल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं आपको वीडियो भी बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। ओके, वंस यू पे लेट मी नो, आई कॉल आउट द नेम्स ऑल्सो। ओके, और मैं आपको वीडियो बताता हूँ। आ, इसकी इनकी आवाज, मेरी आवाज सुनाई दे देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप जिसकी वेट कर रहा है, सब्सक्राइब बटन यहाँ दबाना पड़ेगा। ये आवाज सुनाई दे रही है ठीक है। एनीवन? जस्ट इन अभी द जैसे मैंने बोला कि ये डायरेक्टली आपके चैट। डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली स्टॉक्स आ जाएंगे। स्मॉल केस होता है बास्केट ऑफ, कहते हैं ना कि स्टॉक्स होते हैं एक ही पोर्टफोलियो में। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक किएगा तो ये आपको आ रहा है यहाँ, जस्ट मिनट, यस, यहाँ आपको आ रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी डालिए। तो फिर जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ प्लान्स है। ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से प्लान है जो काफी नॉमिनल है। ठीक है, और मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपको दिया है क्योंकि अर्ली लॉन्च है। तो ये भी आप यहाँ अप्लाई ऑफर कर सकते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, आप कोई भी प्लान कीजिए। ऑफ कोर्स ईयरली अच्छा होगा, जैसे ये ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। आप देखिए अगर आप 12 मंथ जाते हो तो आपका अच्छी खासी सेविंग होती है। ऑलमोस्ट 33% की सेविंग अगर 6 मंथ 3 मंथ्स में होता है तो यहाँ 40% और 3 मंथ्स का इतना है, 590 यहाँ दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको अगर यहाँ ऑफर चाहिए तो ये एक मैंने कोड दिया है वो आप डालिए। और वहाँ एडिशनल ऑफर, क्योंकि हम लोग ने कहते हैं ना कि एक स्पेशल आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये देखिए आपको इस ये ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है तो मैक्सिमम सेविंग आपको यहाँ हो रही है। ठीक है, तो आप प्लान चूज कीजिए जो आपको प्लान सही लगे वो। और उसको फिर जैसे आपने 12 मंथ्स का किया, ठीक है, अप्लाई ऑफर किया आपने ऑलरेडी। यहाँ जैसे आपने 12 मंथ का, यहाँ बस आपको क्लिक। रोहन, your payment received. Madhvi, your payment also received. Okay. And Shittal, your subscription already there, now received. Okay. Guys, एक बार पेमेंट आए तो आप प्लीज क्लिक बोल देना, so I'll confirm your payments. Okay. करना है अप्लाई कीजिए आप। तो अप्लाई करोगे तो ये देखिए आप, आपका ऑफर अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये अभी आपकी फी देखिए डायरेक्टली कम हो चुकी है। ऑलमोस्ट 25% से डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, और अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करते हो। ठीक है, फिर आपका पान कार्ड फोन नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं अपना डालता हूँ कि ये क्या किसके लिए, ये है बेसिकली हमारे कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये इस एज पर सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो मैंने पान कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है, ये ओटीपी आ रहा है। ठीक है, मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा, 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हो उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है।
सिद्धार्थ पेमेंट रिसीव, जयेश आपका भी आ गया है। मैं मेरी टीम का कांटेक्ट डिटेल लेता हूँ। एनीवन फेसिंग इशू डू लेट मी नो, और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो, ओके। सो आई विल अलाउ यू टू रेज योर हैंड, फिर हम लोग बात कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं टीम की नंबर भी देता हूँ। आप चाहते हो मेरी टीम आपको कॉल करे तो आपका नंबर भी दे दीजिएगा, ओके। क्रेडिट कार्ड से उस्मान जी वहां जाके क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है पेमेंट का, ओके, प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है। ओके। आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है। और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके। और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका, ठीक है। अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका ये कीजिए, तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू कीजिए। वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई है, जरोदा जहां भी है, उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये आप ये अभी कोटक नियो में जा रहा है। ठीक है। और यहां से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड में अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा, वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ। तो देखिए ये मैं लॉग इन हो गया हमारे मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एसआईपी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एसआईपी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हो। अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके। और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो, ठीक है, तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा। ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे, इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा। और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ जैसे 44,000 है उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ द स्मॉल केस विल वर्क। पहले आपको पेमेंट करके स्मॉल केस बाय करना है, या तो आप स्मॉल केस में लॉग इन करके भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है। तो आप पहले पहले बाय कर दीजिए, फिर उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दीजिए, डीमेट अकाउंट से, फिर उस तरह से आपका। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट गाइस। कुछ पेमेंट आए, आई जस्ट कंफर्म इट। उमेश आपका पेमेंट हो गया है, कैलाश आपका आ गया है, जितेंद्र आपका पेमेंट भी आ गया है, ओके।